नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेती किसानी से जुड़े हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं आपके साथ कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी। आइए शुरू करते हैं आज का एक खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को प्याज में बीज उत्पादन एवं चने में फसल प्रबंधन की विस्तृत जानकारी देंगे। समसामयिक विषयों पर जानकारी के बाद कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट लेकर आते हैं। खेती किसानी से जुड़ी अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर हमें भेज सकते हैं। हम हमारे विशेषज्ञों द्वारा उसका समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको उपलब्ध कराते हैं। वृहत महत्व के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं और अंत में बात होगी मौसम पूर्वानुमान की। प्याज खरीफ और रबी दोनों ही ऋतुओं की एक महत्वपूर्ण फसल है। रबी मौसम के प्याज की बुआई नवंबर में शुरू हो जाती है। प्याज में बीज उत्पादन कर किसान भाई अधिक लाभ भी कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, बीज से बीज और बल्ब से बीज विधियों द्वारा प्याज में बीज उत्पादन किया जाता है, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल खान। नर्सरी बनाने के लिए हमें एक जमीन जो है कम से कम 15 सेंटीमीटर, जो बेड है 15 सेंटीमीटर ग्राउंड से ऊपर होनी चाहिए और 1 मीटर की उसकी विड्थ होनी चाहिए, और उस लंबाई आप जितनी मर्जी रखना चाहे रख सकते हैं। उसके बाद जब लाइनें लगाते हैं, लाइन जो है लाइन से लाइन की दूरी 5 से 7.5 सेंटीमीटर की आप रखिए, और उसके बाद उसमें अपना बीज जो है वो डाल सकते हैं। जब आपने बीज डाल दिया, उसमें बीज डालने के बाद एक लाइन में कम से कम 100 से 200 पौधे आ जाते हैं। बीज डालने के बाद जो ऊपर से उसको बंद करना है, उसके लिए आप खाद ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। उसमें कैप्टान या थीरम जो है 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से इस्तेमाल कर दीजिए, और उसके सीड को, जो बीज को है, उसको बंद कर दीजिए। और उसके ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में ठंड ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसके बाद मल्चिंग जो है, घास या पराली या कोई भी घास जो आपको मिलती है वो उसके ऊपर डाली जाती है, ताकि उसमें गर्मी बनी रहे। और उसके बाद आप देखेंगे, और थोड़ी पानी हर दिन ऊपर से डालना है, नीचे से पानी नहीं, फ्लडिंग नहीं करनी है। 15 या 20 दिन के बाद जब आप देखेंगे कि अंकुरन फूट रहे हैं उसमें, तो आपने वो मल्च जो है पूरा उठाना है, उसको साफ करना है अच्छी तरह से, और उसके बाद पानी ऊपर से दे दीजिए। 2-4 दिन के बाद आप उसमें ह्यूमिक एसिड 1 ml से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसको ड्रेंचिंग कर दीजिए, ताकि जो उसकी जड़ें हैं, हमारी जो नर्सरी की जड़ें हैं, वो मजबूत हो जाएं। और वैसे ही 10-12 दिन में एक बार और उसमें आप एक बार और ह्यूमिक एसिड 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो नर्सरी है वो करीबन 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाती है। हमारा यहाँ पर जो विषय है वो है सीड से सीड करने के लिए, कि जो हमने बीज लगाया है उससे हम बल्ब बनाएंगे और उसी से फिर हम सीड बनाएंगे 1 साल में करने के लिए। खरीफ में आपने ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी वैरायटी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया, बीमा डार्क रेड, बीमा सुपर या फुले समर्थ, इन तीनों में से कोई भी आप जो किस्म है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 जून के करीब आप नर्सरी लगाएंगे, और 15 अगस्त से पहले उसकी जो पौध है वो आपने ट्रांसप्लांट करनी है। बल्ब आपके नवंबर के करीब, एंडिंग नवंबर के करीब आपके तैयार हो जाएंगे, और आपने वो बल्ब निकालने हैं। और उसमें ये देखना कि जो बड़े बड़े बल्ब हैं उनको ले लीजिए, उनको निकाल लीजिए बड़े बल्ब्स को, और उनको ऊपर से आप काट सकते हैं, 1/3 ऊपर से काट सकते हैं। और उसके बाद उसको कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूशन आता है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, उसमें आप डिप कर सकते हैं। 1 या 1 घंटे के लिए आप उसको डिप कर सकते हैं, और आप उनको निकाल के फिर फील्ड में लगा सकते हैं। और अगर आप डिस्टेंस देखना चाहें तो 60 बाई 45 का, 60 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन का डिस्टेंस, और 45 सेंटीमीटर बल्ब टू बल्ब का आपने स्पेसिंग रखना। तो ऐसे आप बल्ब लगा सकते हैं अगर आपने खरीफ का इस्तेमाल करना है। अगर आपने लेट खरीफ का इस्तेमाल करना है सीड टू सीड में ही, तो आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं, जैसे पूसा रेड है, पूसा रिद्धि है, पूसा शोभा है, पूसा सोना है। वो आपने अगस्त के पहले हफ्ते में, सितंबर के पहले हफ्ते में आपने उसकी नर्सरी डालनी है। वो आपकी सितंबर और अक्टूबर 2 महीने में नर्सरी तैयार हो जाएगी, और 15 नवंबर से पहले आपने उसको लगा देना है। और जब वो बल्ब बन जाएंगे, आपने उन बल्ब्स को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जो कंद है, जैसे मैंने बताया, खरीफ में आप बल्ब निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप वैसे के वैसे उनको रहने देना है। वो बल्ब बन जाएंगे उसमें, और आपके जनवरी या फरवरी में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें कोंपले फूट आएंगी, और फरवरी के एंडिंग, फरवरी या मार्च में आप उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और आपके जो है 15 अप्रैल के करीब उसमें सीड बनना जब शुरू हो जाएगा, और एंडिंग मई तक आपका सीड आपके पास आ सकता है।
जब आपने देखा कि आपके जो सीड जो फूल हैं वो भर चुके हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें फूल जो फूटने शुरू होते हैं, उसमें जो सीड है, काले रंग का सीड जो है, बीज जो है वो दिखने लगेगा। जब आप देखेंगे 10-20% या 30% आपका सीड दिखना शुरू हो गया है, तो आपने उस पूरे फूल को काट के एक थैली में डालना, हवादार थैली होनी चाहिए, जैसे मसलिन की होती है, हवादार थैली में डालना है। जितने भी फूल होंगे सारे इकट्ठे करने हैं और उनको फिर बाहर हवा में सुखाना। और हवा में सुखाने के बाद जब वो पूरा अच्छी तरह सूख जाएगा तो सीड जो है, बीज जो है आपका अच्छी तरह से उसमें निकलेगा। बीज निकलने के बाद उसका अच्छी तरह से सुखाना है और सुखाने के बाद उसको बंद करके कहीं ठंडी जगह पर, जहाँ पर टेम्परेचर बड़ा कम हो, लो टेम्परेचर हो, वहाँ पर रख सकते हैं। और जो बीज है, ये बीज आप कम से कम 5 या 6 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में चना एक महत्वपूर्ण फसल है। यह प्रोटीन से भरपूर तो होता ही है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा यह मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। जी बिल्कुल। और चने में अच्छी उपज लेने हेतु किसानों को फसल प्रबंधन के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर RS बाना। भारत में औसत चना उत्पादन है वो 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहता है। इसके प्रमुख कारण है कि एक तो ये बारानी दशाओं में उगाया जाता है, जहाँ पे मृदा नमी की कमी से प्रतिवर्ष फसल जूझती रहती है। इसके अतिरिक्त खरपतवार और कीट और रोगों का प्रकोप, इनके कारण हमारी जो औसत उत्पादकता है वो काफ़ी कम रहती है। अतः आवश्यक है कि सही तरीके से मृदा नमी का प्रबंधन किया जाए, खरपतवारों को नियंत्रित रखा जाए, तो चने का उत्पादन हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः उत्तरी भारतीय क्षेत्र है, वहाँ पे चने की फसल 1 से 1.5 महीने की हो गई है। तो ऐसे समय में ध्यान रखें, क्योंकि चना कम ऊंचाई तक बढ़ने वाली फसल है और जो रबी के खरपतवार हैं वो चने से भी अधिक ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं और फसल को ढक लेते हैं। तो खरपतवारों का सही समय पर नियंत्रण हो। जो पहली खरपतवार की निराई गुड़ाई है वो 30 दिन की अवस्था से पूर्ण कर लें और दूसरी जब फसल 50-55 दिन या 60 दिन की अवस्था में पहुंच जाए तब करें। खरपतवार नाशी दवाओं की बजाय यदि हाथ से निराई गुड़ाई करते हैं या कसोले की सहायता से निराई गुड़ाई करते हैं तो उसका एक फायदा तो यह है कि खरपतवार तो नियंत्रित होते ही हैं, मृदा की जो ऊपरी परत है वो टूटने से मृदा नमी संरक्षण होता है। साथ ही दलहन वर्गीय फसलों में जड़ों में, गांठों में उसमें राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो भी पाया जाता है और मृदा में वायु संचार बढ़ने से उस जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे अधिक गहराई से मृदा नमी और पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। इसके अलावा यदि खरपतवार नाशी का प्रयोग करना ही है तो जब फसल 20-25 दिन के आसपास की या 1 महीने की अवस्था से थोड़ी कम हो, उस समय इमेजथापायर नाम का जो खरपतवार नाशी आता है उसका 80 से 100 ग्राम दवा 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर की दर से अगर छिड़काव करते हैं तो भी आप खरपतवारों का प्रकोप फसल में कम कर सकते हैं। यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो जब फसल 30 से 40 दिन की अवस्था की हो जाए, यानी कि फूल आने की पूर्व की अवस्था में एक सिंचाई अवश्य कर दें। और ध्यान रखें कि 45 दिन के बाद सिंचाई नहीं करनी है। जैसे ही फूल बन जाते हैं उसके बाद सिंचाई नहीं करनी है, नहीं तो फूल झड़ने की समस्या का भी कई बार देखने में आता है। अगर दूसरी सिंचाई मौजूद है तो वो जब फसल 70-80 दिन के आसपास की हो जाए, यानी कि जब दाने बनना शुरू हो जाएं, फलियां बनना शुरू हो जाएं, तब एक सिंचाई कर दें। सामान्यतः चने में पोषक तत्वों का उपयोग शुरुआती अवस्था में ही कर देते हैं, बुआई से पूर्व ही कर देते हैं। परंतु ध्यान रखें, अगर आपके खेतों में जिंक या गंधक की कमी है तो अभी इस अवस्था में भी, यानी कि फूल बनने से पूर्व की अवस्था में भी यदि पर्णीय छिड़काव करते हैं तो गंधक और जो जिंक है उनकी पूर्ति कर सकते हैं। खड़ी फसल में जो जिंक सल्फेट है या गंधक आप देना चाहें तो 0.5% का घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव 400 से 500 लीटर पानी प्रति हेक्टर की दर से उपयोग करते हुए करें। और एक चीज और ध्यान रखें, क्योंकि अब सर्दियां आ चुकी है तो तापमान यदि 0 के आसपास आए तो पाला पड़ने की लगातार संभावना बनी रहती है। विशेषकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जो जनवरी का प्रथम सप्ताह है, वहां शाम के समय यदि हवा नहीं चल रही है, मौसम शांत है और तापमान 0 के नजदीक है तो संभावना है कि पाला पड़ सकता है। अगर संभव हो तो उस समय एक हल्की सिंचाई कर दें ताकि फसल को पाले से बचाया जा सके। अगर आपका खेत बारानी अवस्थाओं में आपने खेती कर रखी है
तो मृदा नमी संरक्षण के लिए जो मैंने बताया पलवार, जो पूर्व फसलों के अवशेष है उनका आवरण बना के रखें, उससे भी, या आप हमारे खेत में भी देख सकते हैं, हमने पूर्व फसल की कटाई ही थोड़ी ऊपर से करी है, जिससे कि जो पूर्व फसल के अवशेष हैं वो फसल में लगातार बने रहेंगे। तो इस तरह से अगर पाले को समुचित तरीके से आपने नियंत्रित कर लिया, सही पोषक तत्व और जो खरपतवार प्रबंधन, मृदा नमी संरक्षण और सिंचाई प्रबंधन कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको चने का अच्छा उत्पादन मिलेगा, आपकी फसल लहलहाती पैदा होगी। पूसा समाचार में अब प्रस्तुत है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट, जिसमें आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का हमारे विशेषज्ञ समाधान बताएंगे। मध्य प्रदेश से लालू यादव जी सहित अन्य कई किसान भाइयों ने उनके चने की फसल के पौधों के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में जड़ गलन नामक रोग का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु कार्बेंडाजिम की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से कई किसान भाइयों ने पपीते के पत्तों के पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रिंग स्पॉट वायरस के साथ सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट नामक रोग का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु प्लानोफिक्स की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को बेविस्टीन की 400 ग्राम मात्रा के साथ मिलाकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। शिवपुरी मध्य प्रदेश से चंद्रभान धाकड़ जी ने टमाटर के पौधे के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में टोमेटो लीफ कर्ल नामक रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम आप ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें और कीटों के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की करीब 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। कई किसानों ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैकमॉथ नामक कीट का प्रकोप हुआ है, जिसकी इल्ली यानी कैटरपिलर पत्तों में छेद कर देती है। सर्वप्रथम प्रभावित पत्तों को तोड़कर गड्ढों में दबा दें और इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल की करीब 20 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 26 एवं 27 नवंबर को पूर्वी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में शीतलहर की संभावना है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। 30 नवंबर से 2 दिसंबर के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों और दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूरी सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ ही अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हमारे कार्यक्रम को बेहतर से और भी बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।